जेसन के घर में डिस्को लाइट्स लगी हुई थी और यहाँ पर पार्टी हो रही थी। ग्रैनी टेबल पे खड़े होकर के नाच रही थी और सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। रॉड आइसक्रीम मैन और मिस्टर मीट भी अपने मूव्स दिखा रहे थे। म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा था और जेफ द किलर एक कोने में बैठा हुआ था। जेफ द किलर के सर में शदीद दर्द हो रहा था और इसे इन सबको नाचता हुआ देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रोफेसर तारा ने जेफ द किलर के दिमाग में जो कंप्यूटर चिप लगाई थी वो खराब हो गई थी, मगर फिर भी ये कोशिश कर रहे थे कि उस कंप्यूटर चिप से कोई इंफॉर्मेशन निकल सके। और ये रही जेफ द किलर की लोकेशन। प्रोफेसर तारा ने जेफ द किलर के दिमाग में लगी चिप को एक्सेस कर लिया था और उनके सामने जेफ द किलर की लोकेशन आ रही थी। मैंडी खुश हो रही थी कि अब वो जेफ द किलर और उसके साथियों को पकड़ लेगी। हैलोवीन नाइट में ग्लोरिया की वजह से टूटू और स्वीटू बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए मम्मी और डैडी ने सोचा कि इन लोगों को घुमाने के लिए किसी दूसरे शहर लेकर के जाते हैं। टूटू और स्वीटू बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये लोग बहुत दिनों के बाद कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। जेफ द किलर को ये सब देख करके गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मीट ने रॉड को कहा, रॉड इसे क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं एंजॉय कर रहा? अरे छोड़ो इसको मिस्टर मीट, ये तो पागल है। जेफ द किलर गुस्से में आगे बढ़ा और उसने रख करके एक मुक्का टेप रिकॉर्डर को मारा, जिससे टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। ग्रैनी डांस करते करते रुक गई और बोली, अरे ये क्या हुआ, किसने म्यूजिक बंद की? मैंने बंद की। ये बताओ कि किस बात की खुशी मनाई जा रही है? जेफ द किलर, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम लोग सब आजाद हैं और इसी बात का हम जश्न मना रहे हैं? इस शोर शराबे से मेरा सर फटा चला जा रहा है, बंद करो अब ये। ग्रैनी, हमें खुशी तब मनानी चाहिए जब हम मैंडी, पुलिस चीफ या लतीफा फैमिली को अपने रास्ते से हटा दें। बात तो तुम ठीक कह रहे हो जेफ, हमें उन्हें अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर उसके बाद असल जश्न मनाएंगे। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि नहीं? अरे क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हैं जेफ, अरे जेफ तुझे क्या हो रहा है? ग्रैंडपा देखो इसे। जेफ को न जाने क्या होने लगा और फिर वो जमीन पे गिर गया। हाईवे पर एक रेस्टोरेंट था। डैडी ने गाड़ी वहां पर लगा दी क्योंकि सबको भूख लग रही थी। ये सब अंदर बैठे हुए बातें कर रहे थे और अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। लतीफा फैमिली का प्रोग्राम था कि रात ये लोग यहीं रुकेंगे, फिर सुबह फिर से घूमने के लिए निकल जाएंगे। हेलो, वेलकम। हेलो, हमारे बेटे टॉमी की आज बर्थडे है, क्या आपके रेस्टोरेंट में केक मिलते हैं? जी जी, हैप्पी बर्थडे टॉमी। आप लोग बैठें, मैं एक केक लेकर के आती हूँ। टॉमी की आज बर्थडे थी, मगर न जाने क्यों वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में वेट्रेस इन लोगों के लिए एक केक लेकर के आ गई। ये यहाँ का स्पेशल केक है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, मगर खा के ही पता चलेगा कि कितना स्पेशल है। इन अंकल ने पीछे देखा कि टूटू केक को बड़े गौर से देख रहा है। स्वीटू ने जब ये देखा तो उसने गुस्से में टूटू को कहा, टूटू, क्या लालची बंदर की तरह तुम उनके केक को घूर के देख रहे हो? ये अच्छी बात नहीं होती है। उन अंकल ने फिर इन लोगों को कहा, एक्सक्यूज मी, प्यारे बच्चों, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी बेटी टॉमी की बर्थडे है, आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं। स्वीटू नहीं जाना चाह रही थी। मम्मी ने कहा, शर्माने की कोई बात नहीं, आपको बुला रहे ना, जाइए। टूटू तो जाना चाह रहा था क्योंकि बहुत देर से ललचाई हुई नजरों से इस केक को देख रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू टॉमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। टूटू स्वीटू के साथ उसके मम्मी डैडी भी यहाँ पर विश करने के लिए आ गए थे। हैप्पी बर्थडे टॉमी। सॉरी,
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। टूटू ने टॉमी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर टॉमी ने उससे हाथ नहीं मिलाया। ऐसा लग रहा था कि टॉमी खुशी नहीं है, बहुत उदास लग रहा था। बेटा ये बोल नहीं सकता, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तुम बेफिक्र रहो, तुमसे तो हम गिफ्ट लेकर के ही रहेंगे। जब लतीफ़ा फैमिली ने यह सुना कि टॉमी बात नहीं कर सकता, तो ये सुनकर के ये लोग उदास हो गए। जेफ द किलर को कुछ हो गया था। ग्रैनी, ईवल नन, रॉड आइसक्रीम मैन, मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा सब उसके गिर्द खड़े हुए थे और उसे घूर घूर के देख रहे थे। ग्रैनी ने कहा, अरे इसे हुआ क्या है? ये उठ क्यों नहीं रहा? क्या ये मर गया है? लगता है डॉक्टरों ने इसका ठीक से इलाज नहीं किया। ग्रैनी, जब हम जेफ द किलर को लेने के लिए हॉस्पिटल गए तो वो वहाँ नहीं था। हमें डॉक्टर ने बताया कि इसे प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी लेकर के गए हैं। प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी में इसका क्या काम? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंडी बहुत चालाक है, उसने इसके साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। ग्रैनी का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। प्रोफेसर तारा ने जो लोकेशन जेफ के दिमाग में लगी चिप के जरिए से निकाली थी, उस लोकेशन पर मैंडी दादा दादी के साथ और पुलिस चीफ को लेकर के वहां पर पहुंचने वाली थी। ये लोग बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। हम दोनों टॉमी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ, मगर मैंने इसे दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाया। असल में पैदाइश के वक्त इसकी ज़बान पूरी नहीं बनी, इसकी ज़बान छोटी है, इसी वजह से ये कभी भी बोल नहीं सकेगा। बहुत अफसोस हुआ ये सुन करके। बहुत टाइम के बाद मैं इसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। आपके बच्चों के साथ शायद इसे अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है, एक दफ़ा मैं वॉशरूम में कमोड में गिर गया था। मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से निकाला, मैं तो उसमें फंसी गया था। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कहाँ घूमने जा रहे हैं? बच्चों को घुमाने के लिए 3-4 दिन के लिए निकले हैं। कहीं भी रुक जाएंगे, जो जगह भी अच्छी नज़र आई। आप लोग कोई खूबसूरत जगह रहना चाहते हैं तो मेरे घर चलें। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों के साथ टॉमी कुछ वक्त गुजार ले। वाकई हम बहुत ही खूबसूरत जगह रहते हैं। एक बार जो वहाँ जाता है वो वहीं का होके रह जाता है। डैडी और मम्मी ने कुछ सोचा और फिर मम्मी ने कहा, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो कुछ दिन हम आपके यहाँ रुक जाते हैं। मम्मी और डैडी इन अनजान लोगों के साथ जाना तो नहीं चाह रहे थे, बस टॉमी की वजह से इन्होंने हाँ कर दी थी। अगले दिन बहुत देर ड्राइव करने के बाद डॉक्टर साहब लतीफ़ा फैमिली को लेकर के अपने घर पर आ गए। जैसा डॉक्टर साहब और उनकी बेगम ने कहा था, ये जगह वैसे ही थी, बहुत खूबसूरत। कैसी लगी ये जगह आपको? बहुत ही हसीन जगह है। आइए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी झील थी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये गर्म पानी की झील है और इसमें नहाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। डैडी, मैं तो रेडी हूँ पानी में जाने के लिए। मैं और टूटू तो अभी बस पानी में जा रहे हैं। इन लोगों को पानी में जाने दें, आप मेरे साथ चलें, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाती हूँ। फिर डॉक्टर साहब की बेगम मम्मी और स्वीटू को उनका कमरा दिखाने के लिए ले गईं। बहुत ज़्यादा हरी भरी और पुरसुकून जगह थी ये। मम्मी और स्वीटू ने फिर किसी को सामने देखा और फिर देख करके डर गए। इनके सामने एक बहुत बड़े साइज का आदमी 2 नाली वाली गन लेकर के खड़ा हुआ था और इन्हें देख करके अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। अरे डरने की कोई बात नहीं, ये हमारा गार्ड रॉबर्ट है। हेलो मैडम, आप फिर से नए मेहमान ले आई? हाँ रॉबर्ट, ये हमारे मेहमान कुछ दिन यहीं रुकेंगे। पता नहीं क्यों रॉबर्ट मम्मी और स्वीटू को देख करके बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था।
डैडी और टूटू शर्ट उतार करके गर्म पानी की झील में कूद गए थे और मजे से नहा रहे थे। डैडी, मजा आ रहा है ना? डैडी ने फिर डॉक्टर साहब को कहा, अरे आप दोनों भी आ जाएं, इंतजार किसका है? डॉक्टर साहब ने शर्ट उतार दी थी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हम भी आ रहे हैं पानी में। शर्ट उतारो और पानी के अंदर जाओ फौरन। मैंने क्या कहा, सुनाई दे रहा है? पानी में जाओ। टॉमी पानी में नहीं जाना चाह रहा था और डॉक्टर साहब गुस्सा कर रहे थे। डैडी और टूटू ये देख करके परेशान हो गए। अरे डॉक्टर साहब, ये पानी में नहीं आना चाह रहा तो इसे छोड़ दें, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मगर डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, जाना पड़ेगा इसको पानी में। फिर एक जोर की लात टॉमी को मारी। टॉमी पानी में गिर गया। टॉमी पानी में गिरते ही अंदर कहीं गायब हो गया। ये झील थोड़ी गहरी थी, इसमें नहाने के लिए आपको स्विमिंग का आना जरूरी था। डॉक्टर साहब, ये आपने क्या करा? ये टॉमी है कहाँ? अरे ये रहा। टॉमी, क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? टूटू, अरे ये तो डूब रहा है। डैडी, बचाएं इसको। एक तरफ टॉमी डूब रहा था और किनारे पे खड़े हुए डॉक्टर साहब इसको बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्हें इसे डूबता हुआ देख करके तो हंसी आ रही थी। जेफ द किलर होश में आ चुका था और उसको सब चारों तरफ से घेरे हुए थे। जेफ द किलर ने कहा, तुम लोगों को क्या हो गया है? ऐसे मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? हमें पता चला है जेफ कि मैंडी तुम्हें प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी ले गई थी। अब हमें सच सच बताओ कि वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हाँ, वो मुझे वहां ले गए थे, मगर मुझे नहीं याद कि वहां मेरे साथ उन्होंने क्या किया। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? चलो पकड़ो इसे, इसकी अभी हम तलाशी लेते हैं। टॉमी पानी में डूब रहा था और किनारे पे खड़े डॉक्टर साहब इसे डूबता हुआ देख करके हंस रहे थे। बहुत देर तक टॉमी तैरने की कोशिश करता रहा, मगर फिर पानी के अंदर ही चला गया। कहाँ चला गया ये? टॉमी, टॉमी, लगता है अभी इसे बचाना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब ने भी पानी के अंदर छलांग लगा दी। डॉक्टर साहब की बेगम मम्मी और स्वीटू को घर दिखाने के लिए ले गई थी। उनका गार्ड घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। बेडरूम्स घर के ऊपर वाले हिस्से में थे। डॉक्टर साहब की वाइफ ने कहा, आप अपने हस्बैंड के साथ इस कमरे में सो जाइएगा। और बच्चे, आइए बच्चों का कमरा मैं दिखाती हूँ। फिर ये इन लोगों को बच्चों का कमरा दिखाने के लिए ले गईं। टॉमी के कमरे में कुछ खास नहीं था, जमीन पर बस 3 गद्दे पड़े हुए थे। ये टॉमी का कमरा है, आपके बच्चे यहीं सो जाएंगे। स्वीटू सोच रही थी कि ये लोग तो इतने ज्यादा अमीर हैं, मगर इनके बच्चे का कमरा ऐसा क्यों है, सिर्फ एक गद्दा पड़ा हुआ है। फिर अचानक से किसी की रोने की आवाज आई। ये कौन रो रहा है? किसी बच्चे की रोने की आवाज थी। फिर सब ये नीचे चले गए। ये टॉमी था जो जोर जोर से रो रहा था। टॉमी को क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है? अरे भाभी, आप परेशान मत हो। असल में ये स्विमिंग करने से बहुत डरता है। मैंने इसे पानी में धक्का दे दिया, इस वजह से ये डर गया है, और कोई बात नहीं। अरे आप लोग परेशान मत हो, डॉक्टर साहब टॉमी के साथ ऐसे ही मजाक करते हैं। आओ टॉमी, आकर के कपड़े चेंज कर लो, तुम पूरे गीले हो रहे हो। मैं थोड़ी देर में आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। टॉमी, आ जाओ मेरे साथ। टॉमी फिर कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर जाने लगा। टूटू को डॉक्टर साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर ये लोग टॉमी को लेकर के ऊपर चले गए। स्वीटू ने कहा, क्या हुआ टूटू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये डॉक्टर अंकल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कोई करता है अपने बच्चे के साथ इस तरह से? अरे टूटू, अपने बच्चे के साथ मजाक कर रहे थे ये, तुम भी परेशान हो जाते हो। चले आ जाएं, आप लोग भी कपड़े बदल लें। जेफ द किलर को सबने पकड़ करके टेबल पर लेटाया हुआ था। वो बहुत शोर मचा रहा था। ठीक से पकड़ो इसे, भागने ना पाए।
जेफ द किलर, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। हम बस चेक करना चाहते हैं कि प्रोफेसर तारा ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आराम से लेट जाओ जेफ, परेशान मत हो। मैं बस तुम्हारा सर देखना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हारे सर पर टाँकों का निशान है, इसका मतलब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। क्या ये बात सही है जेफ? तुम्हारा क्या दिमाग का ऑपरेशन हुआ है? सच सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो लोग शायद मुझे ठीक करना चाहते थे। तुम्हें ठीक करना चाहते थे? तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। तुम पागल हो और हमेशा पागल ही रहोगे। छोड़ दो इसे, जाने दो। खबरदार ग्रैनी, जो मुझे दोबारा पागल कहा। पागल को पागल नहीं कहूं तो और क्या कहूं? फाइट 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 फाइट। ओह जेफ, शाबाश। रख करके ग्रैनी को एक जोर का मारो। ओह ओह, गलती हो गई। मेरा मतलब है ग्रैनी, रख करके जेफ को एक जोर का मारो। क्या कहा तुमने ग्रैंडपा? खूब समझती हूं मैं तुम्हें। सॉरी ग्रैनी। ग्रैंडपा को इतनी जोर की लात पड़ी कि वो घर के बाहर जाकर के फिकाया। अरे ग्रैनी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। फिर ग्रैंडपा को शक हुआ कि यहाँ पर कोई है। उसने पलट करके देखा और फिर ग्रैनी को आवाज दी, ग्रैनी, ग्रैनी, फौरन से बाहर आओ। क्या हो गया ग्रैंडपा? फिर ग्रैनी भी बाहर चली गई। क्या हुआ ग्रैंडपा? किसे देख रहे हो? मुझे लग रहा है कि सामने कोई है। फिर ग्रैंडपा और ग्रैनी खामोशी से सामने देखने लगे। ग्रैंडपा सही कह रहा था, सामने झाड़ियों में कोई था। यहाँ पर दादा दादी, मैंडी, पुलिस चीफ पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच चुके थे। मगर ग्रैनी ने ग्रैंडपा को कहा, अंदर चलो ग्रैंडपा, यहाँ कोई नहीं है। फिर ये दोनों अंदर चले गए। रात हो चुकी थी और सब सोने के लिए जा चुके थे, मगर डॉक्टर साहब का गार्ड घर के बाहर बैठा हुआ था। ये जगह शहर से बहुत दूर थी और यहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी। टूटू और स्वीटू टॉमी के कमरे में आराम से सो रहे थे, मगर टॉमी अपने बिस्तर पर नहीं था, वो कमरे में ही था और टूटू और स्वीटू को खड़ा हुआ गौर से देख रहा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और हर तरफ खामोशी थी। स्वीटू की खुद से आंख खुली तो उसने देखा कि टॉमी सामने खड़ा हुआ है। टॉमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। स्वीटू को नहीं समझ आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। फिर स्वीटू ने खड़े होकर के उससे पूछा, क्या हुआ टॉमी, सब ठीक है? तुम सो क्यों नहीं रहे हो? चले आओ यहाँ से, चले आओ। टॉमी, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? टूटू, टूटू, देखो ये क्या कह रहा है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, लोगों को मार देंगे, यहाँ से चले जाओ। सॉरी टॉमी, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या कोई परेशानी की बात है? हाँ, तुम समझ नहीं, तुमको मार देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। किसी की आवाज़ सुनकर के टॉमी डर गया। कोई आ रहा था। ये टॉमी के डैडी थे। उन्होंने आकर के कमरे का दरवाज़ा खोला। इन्हें कोई आवाज़ आई थी, इसलिए ये बच्चों के कमरे में देखने के लिए आए कि यहाँ हो क्या रहा है। मगर तीनों बच्चे आराम से बिस्तर पर लेटे हुए सो रहे थे। फिर डॉक्टर साहब यहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह डॉक्टर साहब सबको घुमाने के लिए बाहर ले गए। यहाँ पर मैं हर तरह की सब्जियाँ उगाता हूँ, आलू, गाजर, मटर। टूटू और स्वीटू पीछे पीछे आ रहे थे। क्या हुआ स्वीटू बाजी, आप रुक क्यों गई? टूटू, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या हो गया? रात में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा टॉमी कमरे में खड़ा हुआ है। उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश की, मगर मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रहा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सही कह रही हो स्वीटू, मुझे ये डॉक्टर साहब कुछ ठीक नहीं लगते।
डैडी थोड़ा आगे खड़े हुए थे और कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर शायद सिग्नल का इशू था, कॉल मिलके नहीं दे रही थी। वहाँ पर डॉक्टर साहब आए और बोले, क्या हुआ भाईजान, आप इतना परेशान क्यों हैं? एक तो यहाँ बिजली नहीं है और दूसरा यहाँ मोबाइल भी नहीं चल रहा। अरे इतनी खूबसूरत जगह पर आपने मोबाइल में क्यों टाइम ज़ाया करना है? असल में यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं ना, जिसकी वजह से सिग्नल्स का इशू है। ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर एक अच्छी सी ग्रुप फोटो लेते हैं, ठीक है? फिर डॉक्टर साहब ने फ़ोन निकाला और सब ग्रुप बना करके खड़े हो गए। हाँ भाई, सब रेडी हैं? कैमरे में देखें, स्माइल। पिक्चर के बाद सब नाश्ता करने के लिए वापस आ गए। स्वीटू ने नोट किया कि सब नाश्ता करने बैठ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बाहर क्यों गए। उसने टूटू को कहा, ए टूटू, जाकर के देखो डॉक्टर साहब बाहर क्यों गए हैं। अरे पहले मुझे नाश्ता तो करने दें। अरे नाश्ता बाद में कर लेना, फौरन से जाओ। टूटू को नाश्ता छोड़ करके जाने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर ये समझ गया कि स्वीटू सीरियस है, इसलिए फौरन से डॉक्टर साहब के पीछे चला गया। डॉक्टर साहब कोने में खड़े हुए किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मैंने तुम्हें पिक्चर सेंड की है, देख ली? यस, ओके। 2 बड़े हैं और 2 बच्चे, सब हेल्दी हैं? हाँ, सब हेल्दी हैं। पैसे बताओ, बस पैसे। 5 करोड़। नहीं, ये बहुत कम है, कम से कम 6 करोड़ होने चाहिए। ओके, मिल जाएंगे। ठीक है, कल आकर के इन्हें ले जाना। किसी का यहाँ पे फोन नहीं चल रहा था, मगर डॉक्टर साहब कैसे बातें कर रहे थे, और डॉक्टर साहब की ये सारी बातें टूटू ने सुन ली थी। टूटू को समझ नहीं आया कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब का गार्ड भी वहां पर आने लगा। ओह नो, टूटू डॉक्टर साहब और उनके गार्ड के बीच में फंस चुका था और सोच रहा था कि अब ये यहाँ से छुपके से कैसे निकले। ए लड़के, यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? वो आप अचानक आ गए ना, इसलिए मैं डर गया। मैं तो बस यहाँ पे डॉक्टर साहब को नाश्ते के लिए बुलाने आया था। बस मैं चलता हूँ, ओके बाय। टूटू फिर फौरन से यहाँ से चला गया, मगर डॉक्टर साहब को उस पर शक हो रहा था। उन्होंने गार्ड से पूछा, ये कब से यहाँ पर खड़ा हुआ था? मालूम नहीं, मैं तो खुद यहाँ पर अभी आया हूँ। मैं देखता हूँ इसे। स्वीटू ने अपना नाश्ता कर लिया था और सोच रही थी कि आखिर ये टूटू कहाँ रह गया। फिर ठीक उसी वक्त टूटू वहां पर आया। टूटू बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर इसने पीछे पलट करके देखा कि कहीं डॉक्टर साहब इसके पीछे तो नहीं आ रहे। फिर टूटू तेजी से आकर के स्वीटू के बराबर में आके बैठ गया। अरे टूटू कहाँ रह गए थे और इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? क्या किसी भूत को देख लिया? अरे स्वीटू बाजी, मैंने डॉक्टर साहब को फोन पर किसी से बहुत खतरनाक बात करते सुना है। क्या कह रहे थे वो? जल्दी से बताओ। डॉक्टर साहब थोड़ा घर से आगे खड़े हुए थे और वो फोन पर किसी को कह रहे थे कि ना, हाँ भाई, बहुत भूख लग रही है, ये बताओ नाश्ता तैयार है? टूटू ने इन्हें अचानक देखा तो डर गया। जी नाश्ता रेडी है, बैठिए आप। ठीक है, मैं यहीं पर टूटू के साथ बैठ जाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब जान करके टूटू के बराबर में ही बैठना चाहते हैं, ताकि टूटू किसी से कोई बात ना कर सके। स्वीटू को भी परेशानी हो रही थी कि आखिर टूटू ने क्या बात सुन ली और ये इसे क्या बताना चाह रहा था। अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? चलो खाना शुरू करो। टूटू की तो भूख ही मर गई थी। फिर सब नाश्ते में मसरूफ हो गए और टूटू को मौका ही नहीं मिला स्वीटू को अपनी बात बताने का। नाश्ता करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, चलें उठें, आए मेरे साथ, आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाऊंगा मैं। आ जाओ टूटू, मेरे साथ आओ। टूटू और स्वीटू दोनों परेशान हो रहे थे कि आखिर ये कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब फिर इन्हें बाहर लेकर के आए, जहाँ पर 4 घोड़े खड़े हुए थे। मम्मी बोली, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत घोड़े हैं, मैंने तो आज से पहले ऐसे घोड़े कभी नहीं देखे। जी आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत ही कीमती अरबी घोड़े हैं। कल ये 4 घोड़े मैं बहुत महंगी कीमत में बेच दूंगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको फार्म पर दूसरे एनिमल दिखाता हूँ।
फिर डॉक्टर साहब के साथ सब लोग यहाँ से चले गए। स्वीटू को अच्छा मौका दिखा, उसने फौरन टूटू से पूछा, हाँ टूटू जल्दी बताओ, तुम मुझे क्या बताने वाले थे? स्वीटू, मैं समझ रहा था कि डॉक्टर साहब फ़ोन पे हमें बेचने की बातें कर रहे हैं, मगर ये तो घोड़ों की बेचने की बात कर रहे थे। टूटू तुम भी ना। फिर ये दोनों भी यहाँ से चले गए। शाम का टाइम हो रहा था और ये दोनों चाय पी रही थीं। डॉक्टर साहब डैडी को लेकर के कहीं गए हुए थे और बच्चे बैठ करके ड्राइंग कर रहे थे। स्वीटू बाजी, देखे मैंने डकी में कितना अच्छा कलर किया। टॉमी, तुमने कुछ बनाया नहीं? ये क्या लिखा है तुमने? तुम्हें आगे चले जाओ, देखो मैंने क्या लिखा है। टॉमी ने क्या लिखा था? टूटू और स्वीटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टॉमी कभी स्कूल ही नहीं गया हो। ये क्या लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारी जान को कोई खतरा है? मेरी जान को नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है। टॉमी ने फिर अपनी मम्मी की तरफ देखा और डर गया। एक सेकंड में जरा देख करके आती हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं। इससे पहले कि टॉमी की मम्मी वहां पर आती, टॉमी ने वो कागज उठाया और मुंह में डाल लिया। टूटू और स्वीटू एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि टॉमी ने ये क्या हरकत की। टॉमी की मम्मी ने आकर के पूछा, क्या हुआ टॉमी, तुम ठीक हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? जी हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। स्वीटू की ड्राइंग देख करके ये बोली, ये तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। टॉमी, तुम अपनी ड्राइंग दिखाओ मुझे। टूटू ने फौरन से बोला, नहीं नहीं, टॉमी ने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया, वो अभी ड्रॉ करेगा। टॉमी की मम्मी इन तीनों को बड़े गौर से देखती रहीं और फिर यहाँ से चली गईं। टूटू और स्वीटू ये सोच रहे थे कि आखिर इसने कागज पे क्या लिखा था जो ये अपनी मम्मी को नहीं दिखाना चाह रहा था। यकीनन यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डैडी बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनके ऊपर गन तानी हुई थी। गन सीधी निशाने पे रखें और फिर ट्रिगर को दबा दें। यार आप इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं? आपको गोली थोड़ी मारेंगे। ये ले गन, पकड़ें इसको। डैडी ने डॉक्टर साहब से गन ले ली थी। डॉक्टर साहब ने फिर डैडी को कहा, सामने दरख्तों में देखें, आपको हिरन नजर आ रहे हैं? निशाना लें उसका। हिम्मत करें, डरने की कोई बात नहीं है। डैडी ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब के कहने पर हिरन की तरफ अपनी गन का रुख कर लिया। बस ट्रिगर दबाने की देर थी और यह हिरन यहीं पे गिर जाएगा। अरे आप फायर क्यों नहीं कर रहे? वो तो यहाँ से जा रहे हैं, फायर करें। नहीं नहीं, मैं नहीं मार सकता। मैंने तो आज तक एक चिड़िया के बच्चे को नहीं मारा, तो मैं इस मासूम जानवर को कैसे मार दूं? डैडी की यह बात सुनकर के डॉक्टर साहब को गुस्सा आया। टूटू और स्वीटू सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर टॉमी के साथ मसला क्या है। डॉक्टर साहब डैडी को लेकर के शिकार से वापस आ गए थे। उन्होंने आकर के कहा, आपके हस्बैंड को शिकार पे ले गया था, इनसे तो एक फायर नहीं हुआ। प्लीज हमारे लिए भी कॉफी लेकर के आओ। जी जी, आप लोग बैठे, मैं अभी बना करके लाती हूँ। डॉक्टर साहब ने पलट करके अपने गार्ड को कहा, ए, यहाँ पर 2 चेयर लेकर के आओ। डॉक्टर साहब के गार्ड ने कहा, जी अच्छा। फिर ये गार्ड 2 कुर्सियां लेने के लिए घर के अंदर चला गया। टॉमी जैसे किसी मौके की तलाश में था, वो खड़ा हुआ और बोला, यहाँ जाओ। फिर ये उठ करके कहीं जाने लगा। टूटू और स्वीटू समझ गए कि ये इनको पीछे आने को कह रहा है। ये दोनों फौरन उठे और उसके पीछे जाने लगे। अभी मौका अच्छा था। मम्मी कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई थीं और गार्ड कुर्सियां लेने के लिए, और डॉक्टर साहब मम्मी से बातें कर रहे थे। घर के पीछे एक कमरा सा बना हुआ था। ये तीनों उस कमरे में चले गए। टूटू और स्वीटू ने अंदर जाकर के देखा कि यहाँ तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। टॉमी, ये सामान किसका है?
ये सामान किसका है? टॉमी ने पीछे की तरफ इशारा किया। यहाँ टेबल पर बहुत सारे लोगों की तस्वीरें रखी हुई थीं। टूटू और स्वीटू हर तस्वीर को गौर से देख रहे थे। टॉमी ने फिर एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। टूटू ने बोला, अरे टॉमी, ये तो तुम हो पिक्चर में। तुम तो इसमें खुश दिखाई दे रहे हो। इस फार्म पे जो भी आता तो डॉक्टर साहब उसके साथ तस्वीर खिंचवाते। हर तस्वीर में एक बच्चा खुश और दूसरा उदास दिखाई दे रहा था। जो बच्चा पिछली तस्वीर में खुश, वो दूसरी तस्वीर में उदास दिखाई देता। आखिरी तस्वीर में टूटू और स्वीटू खुश दिखाई दे रहे थे और टॉमी उदास। स्वीटू को कुछ समझ आया तो उसने टॉमी से पूछा, टॉमी, तुम खुश दिखाई दे रहे हो इस तस्वीर में। तुम जिनके साथ खड़े हो, क्या ये तुम्हारे असली माँ बाप हैं? टॉमी ने हाँ में सर हिलाया और फिर तस्वीर देख करके रोने लगा। अपने मम्मी डैडी के साथ ये तस्वीर में कितना खुश दिखाई दे रहा था। टूटू ने उससे पूछा, टॉमी, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? डॉक्टर साहब ने तुम्हारी मम्मी पापा के साथ क्या करा? टॉमी ने इशारे से ये बताया कि डॉक्टर साहब ने इसके मम्मी डैडी को मार डाला। स्वीटू ने बोला, ये बात हमें फौरन से अपने मम्मी डैडी को बतानी होगी। स्वीटू, फौरन से मोबाइल निकालो और यहाँ की सारी तस्वीरें ले लो। हमें फौरन से इस कमरे से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। टॉमी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें यहाँ से बचा लेंगे। ये चारों बाहर बैठे बातें कर रहे थे और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने नोट कर लिया कि बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, तो उन्होंने फौरन से गार्ड को कहा, बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? देखो जरा। ओके सर। बच्चे अभी भी उसी कमरे में थे। स्वीटू वहां जल्दी जल्दी तस्वीरें ले रही थी और ये गार्ड अब सीधा वहीं पर जा रहा था। स्वीटू कमरे में खड़ी हुई सारी तस्वीरों की जल्दी जल्दी पिक्चर ले रही थी। टूटू की तो जान निकली हुई थी और टॉमी दरवाजे पे खड़ा हुआ पहरा दे रहा था। फिर वो बोला, यही कोई आया है। स्वीटू, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई यहाँ हमें देख ले और हम पकड़े जाएं। हाँ हाँ, तुम लोग चलो, बस मैं 2-4 पिक्चर लेकर के आती हूँ। स्वीटू सबूत के लिए कमरे में हर चीज की तस्वीर ले रही थी, मगर इन तीनों बच्चों को ये नहीं पता था कि डॉक्टर साहब का गार्ड इनको ढूंढ रहा था और अब वो उसी कमरे की तरफ आ रहा था। टॉमी, हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। कोई हमें इतना ज्यादा डरा हुआ देखेगा तो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ से, स्वीटू बाजी थोड़ी देर में खुद ही आ जाएंगी। ये सारी पिक्चर्स मुझे फौरन से जाकर के मम्मी डैडी को दिखानी होंगी। टॉमी और टूटू तो यहाँ से जा चुके थे। स्वीटू फौरन से यहाँ से बाहर निकली, मगर उसने बाहर जाकर के देखा कि डॉक्टर साहब का गार्ड सामने से आ रहा है। स्वीटू ने फौरन से कमरे का दरवाजा बंद किया, मगर अब वो सामने नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं गार्ड उसे देख ना ले। टूटू और टॉमी मजे से सामने जा रहे थे, मगर टॉमी की नजर जैसे ही गार्ड पे पड़ी तो वो तो डर गया। टूटू ने उसको मना किया। गार्ड ने इन्हें ऊपर से नीचे देखा और बोला, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? और वो तुम्हारी बहन कहाँ है? हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रही। असल में हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुप गई वो। मैं ढूंढता हूँ उसे, तुम दोनों जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना यहाँ पर। वो तो शुक्र है कि गार्ड ने अभी तक स्वीटू को देखा नहीं था। स्वीटू वहां से फौरन से भागी। टूटू और टॉमी फौरन से यहाँ से चले गए और गार्ड स्वीटू को ढूंढने लगा। टूटू और टॉमी ने पलट करके गार्ड को देखा। टूटू ने कहा, अरे टॉमी, ये गार्ड तो उसी कमरे की तरफ जा रहा है, पता नहीं स्वीटू वहां से निकली या नहीं। गार्ड तेजी से चलता हुआ सामने जा रहा था। टूटू ने कहा, शायद स्वीटू पहले ही वहां से निकल गई हो। फिर ये दोनों भाग करके मम्मी डैडी के पास चले गए। स्वीटू इसी कमरे के पीछे छुपी हुई थी, इसे यहां से भागने का मौका ही नहीं मिला था। गार्ड कमरे का दरवाजा खोल करके अंदर देख रहा था। फिर इसे अंदर जब कोई नजर नहीं आया तो फिर ये कमरे के पीछे की तरफ आया, मगर शुक्र है स्वीटू यहां से भाग चुकी थी। मगर गार्ड सोच रहा था कि आखिर वो लड़की गई कहां।
जब टूटू और टॉमी यहाँ पहुंचे तो टूटू ने नोट किया कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। टॉमी बताओ, तुम इतनी देर से कहाँ पर थे? कितनी दफा मैंने कहा है कि मेरी नजरों के सामने रहा करो, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? मम्मी को अफसोस हो रहा था कि टॉमी को इतना ज्यादा डांट रहे हैं। डॉक्टर अंकल, टॉमी की गलती नहीं है, हमने इसे कहा था कि दूर चल करके छुपन छुपाई खेलते हैं। वो तुम्हारी बहन कहाँ है? वो मुझे नजर नहीं आ रही। स्वीटू यहीं पे थी और पीछे से चलती हुई यहाँ पर आ रही थी। इसने देख लिया था कि डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में हैं, मगर जब ये यहाँ पर पहुंची तो रोना शुरू हो गई। अरे तुम्हें क्या हो गया स्वीटू, तुम रो क्यों रही हो? वो मैं गिर गई थी तो मुझे चोट लग गई, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है और मुझे रोना आ रहा है। अरे बेटा, तुम्हें कहाँ पे लग गई चोट? डॉक्टर साहब है ना, उन्हें जल्दी से बताओ। नहीं, डॉक्टर साहब को नहीं, बस मम्मा मुझे कमरे में ले चले, मैं ठीक हो जाऊंगी, चले फौरन से। अरे क्या हो गया? इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो? मैं जरा चेक कर लेता हूँ, कोई हड्डी तो नहीं टूट गई? आओ जरा मेरे पास। पहले मैं देख लूं डॉक्टर साहब, फिर मैं आपको बताती हूँ। स्वीटू आओ मेरे साथ, ऊपर कमरे में चलो। मम्मी समझ गई थी कि स्वीटू डॉक्टर साहब को नहीं दिखाना चाह रही, इसलिए वो उसे फौरन से ऊपर कमरे में ले गईं। तुम दोनों भी अंदर जाओ और बाहर मत आना। फिर ये दोनों यहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब का गार्ड फिर इनके पास आया और फिर ये तीनों मिलकर के कोई खुफिया बात करने लगे। स्वीटू फिर ऊपर मम्मी डैडी के कमरे में आ गई। ये रोई जा रही थी। मम्मी ने इससे पूछा, अरे कहाँ पे चोट लग गई तुम्हें, बताओ तो। बताती हूँ, पहले कमरे का दरवाजा बंद करें। मैं बंद करता हूँ दरवाजा। डैडी ने फिर जाकर के कमरे का दरवाजा बंद किया। उन्होंने जैसी दरवाजा बंद किया तो स्वीटू ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। स्वीटू ने कहा, मम्मी डैडी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आप लोगों को कमरे में इसलिए लेकर के आई हूँ कि मुझे आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मम्मी डैडी परेशान हो रहे थे कि आखिर स्वीटू को इनको कौन सी राज की बात बतानी है। डॉक्टर साहब और उनकी बेगम दोनों घर के अंदर आ चुके थे और ऊपर जा रहे थे। स्वीटू ने सारी बात बता दी और मम्मी डैडी को सारी तस्वीरें भी दिखा दी। ओह नो, डॉक्टर साहब और उनकी बेगम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और इन्होंने टॉमी के असली माँ बाप को मार करके खुद उसके मम्मी डैडी बन गए। मगर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? यहाँ पर सिर्फ हमारे फ़ोन नहीं चलते। टूटू ने देखा था कि डॉक्टर साहब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो हम चारों को बेच डालेंगे। ये तीनों बातें कर रहे थे और कमरे के बाहर डॉक्टर साहब की बेगम दरवाजे से कान लगाई हुई खड़ी हुई थी। क्या हुआ? कुछ सुनाई दिया कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत हल्की आवाज में बात कर रहे हैं। फौरन अंदर जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब की बेगम ने अचानक से दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खोल करके कमरे के अंदर आ गईं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं जानना चाह रही थी कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है। हाँ, परेशानी की कोई बात नहीं, बस थोड़ा डर गई है। मैंने दर्द की दवा दी है इसे, अभी थोड़ा आराम आया है इसलिए ये सो गई है। शुक्र है कि कोई खतरे की बात नहीं। डॉक्टर साहब इसके लिए परेशान हो रहे थे। आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मम्मी डैडी और स्वीटू को समझ आ गया था कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ इनकी बातें सुन रहा है, इसलिए ये लोग एक्टिंग कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप परेशान मत हो, खतरे की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। शुक्र है कि कोई हड्डी नहीं टूटी। तुम्हें तो मालूम है ना कि कल वो इन लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। टूटू साइड में खड़ा हुआ इनकी सारी बातें सुन रहा था। लतीफ़ा फैमिली को अपनी जान बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा।
मम्मी डैडी, हमें यहाँ से भागने का कोई प्लान बनाना होगा। हम कोई बहाना बना करके यहाँ से चले जाते हैं। अरे क्या बहाना बनाएंगे? डॉक्टर साहब तो हमें यहाँ से किसी सूरत नहीं जाने देंगे। डैडी ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब तो हमें पकड़ लेंगे। फिर उसी वक्त टूटू कमरे में आया और उसने आकर के बोला, मम्मी डैडी, हमें हर सूरत में आज रात यहाँ से भाग जाना होगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को बात करते हुए सुना कि कोई हमें कल लेने के लिए आ रहा है। मामला बहुत सीरियस था। इन लोगों को जल्दी कोई फैसला करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लतीफ़ा फैमिली सोच रही थी कि आखिर वो लोग यहाँ से भागे कैसे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि डॉक्टर साहब का गार्ड बहुत ही करीब घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि गार्ड ने इन पर खास नजर रखी हुई है। ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे। टूटू ने कहा, अरे हम लोग छुपके से भाग करके अपनी और टॉमी की जान कैसे बचाएंगे? वो गार्ड तो हमारी गाड़ी के पास ही घूम रहा है। मैं कह रही हूँ ना, हमें यहाँ से कोई बहाना बना करके ही जाना होगा। मम्मी कैसा बहाना? डॉक्टर साहब तो हमें यहाँ से किसी सूरत में जाने नहीं देंगे। स्वीटू, तुम्हारी बीमारी का बहाना बना करके मैं, तुम और डैडी सिर्फ यहाँ से चलते हैं। अरे क्या कह रही हैं मम्मा? मुझे क्यों यहाँ छोड़ करके जाएंगी? हम बहाना बनाएंगे कि हम स्वीटू को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हम थोड़ी दूर जाकर के मैंडी को कॉल करके सब कुछ बता देंगे। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा टूटू। अब देखना ये था कि क्या ये मम्मी का प्लान काम करता है कि नहीं। जंगल में जेसन के घर को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। घर के अंदर सारे बदमाश थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब देखना ये था कि क्या मैंडी इन लोगों को पकड़ने में कामयाब होती है कि नहीं। ग्रैनी ने अंदर आकर के सबको बताया, मेरी आंखें तो कमजोर हैं, मगर ग्रैंडपा को कोई दिखाई दिया। लगता है कोई हमें यहाँ पकड़ने के लिए आ गया है। मैं बाहर जाकर के देखता हूँ। नहीं जेसन, हमें तो बस अब यहाँ से भागना होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन लोगों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला। ग्रैनी जेफ द किलर पर शक कर रही थी। दोपहर का खाना खाने के लिए लतीफ़ा फैमिली नीचे आ गई थी, सवाए स्वीटू के। स्वीटू ऊपर कमरे में ही थी। डॉक्टर साहब ने कहा, बेगम, आपने बहुत मज़े का खाना बनाया है। थैंक यू। जी जी, बहुत मज़े का खाना है। आपने अभी तक एक निवाला नहीं चखा और कह रही हैं कि मज़े का है। आपको क्या लगा कि मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ? मुझे सब पता है कि आप लोग स्वीटू के लिए परेशान हैं। लतीफ़ा फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर अचानक स्वीटू के रोने की आवाज़ आने लगी। स्वीटू रोते हुए ऊपर से नीचे आ गई थी। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसे देख करके सब परेशान हो गए। डैडी ने उससे पूछा, अरे क्या हो गया स्वीटू, क्यों रो रही हो? डैडी, मेरे सर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। अरे इसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और ख़राब हो रही है। अरे भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी दवा दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। हमें इसे फौरन से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अरे हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब नाराज मत हो, इसका हॉस्पिटल में ठीक से चेकअप हो जाएगा। अरे हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत दूर है। जी दूर तो है, मगर हम रात तक वापस आ जाएंगे। टूटू, आप यहीं टॉमी के साथ रहें, हम स्वीटू को थोड़ी देर में हॉस्पिटल से चेकअप करा करके आते हैं। ओके मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, मैं यहीं हूँ, आप स्वीटू को डॉक्टर को दिखा करके आ जाएं। डॉक्टर साहब का गार्ड बाहर गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। स्वीटू और डैडी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। स्वीटू
बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो, चलो गाड़ी में बैठो। स्वीटू और डैडी जा करके गाड़ी में बैठ गए। मम्मी ने टूटू को कहा, टूटू बेटा आप अपना ख्याल रखिएगा, हम थोड़ी देर में आते हैं। आप फिक्र नहीं करें, ये हमारे साथ ही रहेगा। मम्मी टूटू को छोड़ के जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उन्हें हर सूरत में मैंडी से कांटेक्ट करना था। ऐसा लग रहा था कि लतीफ़ा फैमिली का प्लान काम कर रहा है, मगर फिर अचानक से डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और वो गाड़ी की तरफ जाने लगे। अरे ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आपको क्या लग रहा है कि आप इतनी आसानी से यहाँ से चले जाएंगे? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये सुनकर के तो इन लोगों की जान ही निकल गई। मैंडी ने लात मार करके जेसन के घर का दरवाजा खोला और फिर ये लोग सब एक एक करके घर के अंदर आ गए। हर कोई इधर उधर देख रहा था, मगर यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। एक पुलिस वाला ऊपर चेकिंग करने के लिए गया। पुलिस चीफ कमरे से बाहर आया और बोले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ ऐसी खामोशी हो रही थी जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। ऊपर से पुलिस वाला आया और बोला, ऊपर भी कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो इन्होंने ग्रैनी और ग्रैंडपा को यहाँ देखा था। यकीनन ये लोग इस सामने वाले कमरे में होंगे। आप लोग उतरे गाड़ी से, आप लोग अभी कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों? इसलिए कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। क्या टायर पंचर है? ओहो, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चले जाते हैं। अरे आप लोगों को तो बहुत दूर जाना है, पंक्चर टायर के साथ आप कैसे जाएंगे? चले चलें, उतरें आप लोग गाड़ी से। इन लोगों ने फिर गाड़ी से उतर के देखा कि गाड़ी का पिछला टायर तो पंचर है। इस हालत में तो गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। अरे आप लोग फिक्र नहीं करें, अंदर आकर के बैठें। गार्ड, इनकी गाड़ी का टायर चेंज कर दो। जी बॉस। जब ये लोग यहाँ आखिरी कमरे में आए तो मैंडी यहाँ आकर के परेशान हो गई, क्योंकि यहाँ तो एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रास्ता था। नीचे यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था। दादा अब्बू ने कहा, ग्रैनी अपने साथियों के साथ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। मगर मैंडी ने कहा, नहीं नहीं, हमें ऐसे अंधेरे में उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उन लोगों ने नीचे कोई ट्रैप सेट किया हुआ हो और हम नीचे जाकर के उसमें फंस जाएं। मैंडी ग्रैनी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए इतने करीब पहुंच चुकी थी और अब वो लोग भाग गए तो मैंडी को अफसोस हो रहा था। जब तक गाड़ी का टायर चेंज हो रहा था, ये लोग घर में वापस आकर के बैठ गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा, वैसे तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर क्या आप लोग जानते हैं कि मेरा फेवरेट काम क्या है? शिकार। शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। शिकार? किस चीज का शिकार? स्वीटू, अरे ये तो ठीक हो गई है। स्वीटू खामोशी से बैठी हुई थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा, अरे ये तो रो भी नहीं रही, इसका मतलब है इसका दर्द ठीक हो गया है। अब आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखें, फिर से दर्द शुरू हो गया। हॉस्पिटल ले जाना इसे बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब का गार्ड आया और बोला, टायर मैंने ठीक कर दिया है। शुक्र है कि गाड़ी का टायर तो ठीक हो गया। अब देखना ये था कि क्या डॉक्टर साहब लतीफ़ा फैमिली को यहाँ से जाने देते हैं कि नहीं। मगर फिर मम्मी ने हिम्मत की और वो बोली, शुक्र है गाड़ी ठीक हो गई, अब हमें चलना चाहिए, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं क्या कह सकता हूँ, अब आप लोगों ने जाने का फैसला कर ही लिया है तो जाइए। डॉक्टर साहब ने जब ये कहा तो लतीफ़ा फैमिली को अपने कानों पे यकीन नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि लतीफ़ा फैमिली का प्लान काम कर रहा है। स्वीटू फुल एक्टिंग करते हुए गाड़ी की तरफ जा रही थी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हिम्मत करो। मम्मी और स्वीटू गाड़ी में जाकर के बैठ गईं। ओके दोस्त, मिलते हैं थोड़ी देर में।
टूटू, अपना ख्याल रखना। डैडी की तो जान निकली हुई थी, मगर डॉक्टर साहब और उनकी बेगम खुश दिखाई दे रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने अपनी बेगम को इशारा किया। उन्होंने फिर टॉमी को कहा, टॉमी जरा मेरे साथ आना। फिर ये न जाने क्यों टॉमी को लेकर के वहां पे चली गईं, जहां पर पानी का एक तालाब था। अरे जल्दी चले यहाँ से, इससे पहले कि फिर कोई मसला हो जाए। डैडी ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और फिर आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी चलाते हुए यहाँ से जाने लगे। स्वीटू ये देख रही थी कि डॉक्टर साहब की बेगम टॉमी को लेकर के ऊपर तालाब के पास क्यों खड़ी हो गई हैं। फिर उन्होंने टॉमी को एक लात मारी और टॉमी पानी में गिर गया। स्वीटू ने ये देख लिया था, वो बोली, ओह नो! क्या हो गया स्वीटू, क्यों चीख रही हो? मम्मी, डॉक्टर साहब की बेगम ने टॉमी को पानी में गिरा दिया। क्या? ओह नो! टूटू, देखते हैं कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें बचाने आते हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब ने टूटू के ऊपर गन रख दी है। स्वीटू, देखो कि तुम्हारे फोन में मोबाइल के सिग्नल आए कि नहीं। नहीं डैडी, मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे। आप गाड़ी वापस घुमाएं, वो टॉमी और टूटू को मार डालेंगे। लतीफा फैमिली का प्लान फेल हो गया था। टॉमी तैरने की नाकाम कोशिश कर रहा था और बहुत देर से अपने हाथ पांव चला रहा था, मगर अब वो थक गया था और ये उसे डूबता हुआ देख करके खुश हो रही थी। फिर इसने पलट करके देखा कि लतीफा फैमिली वापस आ रहे हैं। ये लोग फौरन से वहां पर वापस पहुंच गए। मम्मी ने डैडी को कहा, आप फौरन से जाकर के टॉमी को बचाएं, वो कहीं डूब ना गया हो। स्वीटू सोच रही थी कि ये लोग तो अब एक एक करके सब मारे जाएंगे। मम्मी गाड़ी से उतर करके टूटू की तरफ भागी और डैडी टॉमी को बचाने के लिए। टॉमी हाथ पांव चलाते चलाते बहुत थक चुका था और आखिर वो पानी के अंदर चला गया। डैडी ने हिम्मत की और उन्होंने पानी के अंदर छलांग लगा दी। मम्मी डरते डरते डॉक्टर साहब के पास गईं और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब प्लीज हमें जाने दें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सबको पकड़ करके अंदर लेकर के आओ। जी बॉस। अरे वो लड़की कहाँ गई? गार्ड ने फौरन से पलट करके देखा, मगर स्वीटू तो बहुत दूर भाग चुकी थी। स्वीटू जानती थी कि अगर इसने मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया तो ये लोग सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे। डॉक्टर साहब के गार्ड ने कहा, बॉस वो तो भाग गई। अरे जाओ पकड़ो उसे, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? डॉक्टर साहब के कहने पर यह गार्ड फिर स्वीटू के पीछे भागा। डैडी ने बड़ी मुश्किल से टॉमी को पानी से बाहर निकाल लिया था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये जिंदा बचा भी के नहीं। टॉमी, टॉमी, तुम ठीक हो? शुक्र है टॉमी जिंदा था, डॉक्टर साहब की बेगम ने कहा। बहुत हो गया आराम, अब आप दोनों उठे और अंदर चले। ये लोग जेसन के घर में ही थे। मैंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दादा अब्बू ने कहा, अरे मैंडी, ग्रैनी और उसके साथी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। मुझे बहुत खतरा लग रहा है, रुके मैं पहले प्रोफेसर तारा से जेफ द किलर की लोकेशन मांगती हूँ। मैंडी ने फिर प्रोफेसर तारा को कॉल की। हाय मैंडी। प्रोफेसर तारा, क्या आप मुझे जेफ द किलर की लोकेशन बता सकते हैं? हाँ हाँ, अभी देख करके बताता हूँ। फिर प्रोफेसर तारा जेफ द किलर की लोकेशन अपने कंप्यूटर में ढूंढने लगे और थोड़ी देर में उनकी स्क्रीन पर दो लोकेशन आ रही थी, एक मैंडी की और दूसरी जेफ द किलर की। अरे मैंडी, जेफ द किलर ज्यादा दूर नहीं, बस वो तुम्हारे आगे थोड़ा दूर ही खड़ा हुआ है। थैंक यू प्रोफेसर तारा, आप ठीक कह रहे थे, जेफ द किलर नीचे ही है और ज़्यादा दूर भी नहीं गया है। हमें फ़ौरन से नीचे जाना होगा, होशियारी के साथ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा खतरा है।
मैंडी की सारी बातें ग्रैनी ने सुन ली थी और इसको ये समझ आ गया था कि ये जेफ द किलर ही है जिसके जरिए ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। इससे पहले कि मैंडी ग्रैनी को देखती, ग्रैनी यहाँ से भाग चुकी थी। स्वीटू भागते भागते बहुत आगे निकल गई थी। फिर इसने इधर उधर देखा कि कोई इसके पीछे तो नहीं आ रहा। फिर उसने फ़ोन में देखा और बोली, शुक्र है मोबाइल में सिग्नल तो आए, मैं फ़ौरन से दादाबू को कॉल करती हूँ। ये लोग सब अभी नीचे जा रहे थे, फिर दादाबू का फ़ोन बजा। अरे स्वीटू की कॉल आ रही है। हाँ बेटा बोलो, सब ठीक है ना? कहाँ हो तुम लोग? दादाबू आप कहाँ हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमें यहाँ से बचा लीजिए। आप लोग कहाँ हैं? हमारी मदद के लिए फ़ौरन से आइए। मैं आपको भेजता हूँ, मेरा वॉइस नोट लीजिए। आप लोग एक डॉक्टर साहब फार्म हाउस में हैं, लोगों की जान खतरा है। अरे बेटा क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें मदद की ज़रूरत है। दादाबू आपको आवाज़ आ भी रही है कि नहीं? डॉक्टर साहब का गार्ड चुपके से पीछे आ रहा था। उसने हवा में गोली चलाई और फिर बोला, क्या कर रही हो यहाँ पर? चलो मेरे साथ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। जी जी चलती हूँ मैं आपके साथ, मुझे मत मारिएगा। शुक्र है कि गार्ड ने देखा नहीं कि ये फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर वो स्वीटू को लेकर के फार्म हाउस की तरफ चला गया, मगर स्वीटू ने जाते जाते अपना फ़ोन वहाँ घास पे फेंक दिया। हेलो स्वीटू, हेलो। मुझे फायर की आवाज़ आई, यकीनन कुछ गड़बड़ है। ये सारे बदमाश एक जगह अंदर छुपे हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर इस जगह के बारे में पुलिस वालों को कैसे पता चला। फिर यहाँ पर ग्रैनी भागती हुई आई। क्या हुआ ग्रैनी, सब ठीक है? जेफ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ग्रैनी ने रख करके जोर से जेफ द किलर को एक मारा। जेफ द किलर जमीन पे जाकर के गिर पड़ा। ईवल नन ने ग्रैनी से पूछा, क्या हुआ ग्रैनी, क्यों मारा तुमने इसको? जेफ द किलर छलांग मार करके खड़ा हुआ और फिर बोला, ग्रैनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे तुम पर पहले ही शक हो रहा था, मगर अब तो मैंने अपने कानों से सुन लिया। मैंडी प्रोफेसर तारा को कह रही थी कि मुझे जेफ द किलर की लोकेशन बताओ। तुम्हें पुलिस वाले ट्रैक कर रहे हैं, सब मिलकर के मार डालो इसे। मेरा यकीन करो, मैं पुलिस वालों से मिला हुआ नहीं हूँ। मेरे अंदर अगर उन्होंने कोई चीज लगाई है तो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। मुझसे दूर रहो, खबरदार जो किसी ने मुझे हाथ लगाया मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा सबको। मगर फिर सबने मिल करके जेफ द किलर पे हमला कर दिया। ग्रैनी और ईवल नन ये देख करके बहुत खुश हो रहे थे। मैंडी टनल में कुछ पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ पर एक से ज्यादा रास्ते थे। मैंडी ने पुलिस वालों को दूसरे रास्तों पर जाने के लिए कहा और खुद पुलिस चीफ के साथ आगे चली गई। ये आवाज कैसी है? सामने से आ रही है, वहां चल के देखते हैं। डॉक्टर साहब ने इन सबको बेसमेंट के अंदर अलग अलग केज के अंदर बंद करके रखा हुआ था। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि अब डॉक्टर साहब इन लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। जब डॉक्टर साहब और उनकी बेगम नीचे बेसमेंट में आए तो मम्मी ने उन्हें गुस्से में कहा, तुम एक जालिम डॉक्टर हो और लोगों की जान लेते हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा करके तुम्हें कौन सा सुकून मिलता है। डॉक्टर साहब मम्मी के करीब आए और उन्होंने आकर के बोला, नहीं नहीं, लगता है किसी ने आपको कुछ गलत बता दिया है। मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, लोग तो मुझे फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता। डैडी को ऊपर ऑपरेशन थिएटर में लेकर के आओ। ओह नो, ये न जाने डैडी के साथ क्या करने वाला था। इनके गार्ड ने केज खोला और फिर डैडी को बोला, चलो मेरे साथ। डैडी अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सोच रहे थे कि अगर ये इसके साथ नहीं गए तो कहीं इनके बच्चों को ना ले जाए। प्लीज मेरे डैडी को मत लेके जाओ, प्लीज।
परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। स्वीटू जानती थी कि डैडी उसे एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं, कुछ ठीक नहीं होने वाला। अब ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक एक करके सब के सब मारे जाएंगे। मम्मी ने गुस्से में पूछा, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के क्या करोगे तुम उनके साथ? मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और मेरे पेशेंट्स बहुत अमीर लोग होते हैं, और जब अमीर लोग बीमार हो जाते हैं और उन्हें ऑर्गन की जैसे फेफड़े, दिल, आँखें और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो मैं उन्हें देता हूँ। और अमीर लोगों की जान बचाने के लिए ये बॉडी पार्ट्स मुझे कहीं से तो चाहिए होंगे ना, तो फिर मैं आप जैसे मासूम लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल करके अपने अमीर क्लाइंट्स के लगा करके उनकी जान बचा लेता हूँ। तुम जैसे जालिम लोग मैंने आज तक नहीं देखे। तुमने इस बेज़बान टॉमी के पेरेंट्स को भी मार डाला और तुम्हें रहम भी नहीं आया। अरे टॉमी पैदाइशी गूंगा थोड़ी था, इसकी जबान तो हमने काटी थी ताकि ये खामोश रहे और किसी को कुछ ना बताए। और अब हम सोच रहे हैं कि टॉमी के बॉडी पार्ट्स भी बेच देंगे और टूटू को अपना बेटा बना लेंगे और फिर इसकी ज़बान भी काट डालेंगे ताकि ये खामोश रहे। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर के सब बहुत ज्यादा डर गए और टूटू की तो जान ही निकल गई। और दूसरी तरफ अंडरग्राउंड टनल में जेफ द किलर की पिटाई लग रही थी। सब एक एक करके इसे जोर जोर से मार रहे थे। जेफ द किलर हिम्मत करके थोड़ी देर तक तो इन लोगों से लड़ता रहा, मगर आखिरकार ये हिम्मत हार गया और अब इसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। जेसन ने फिर अपने बड़े से चापर से इस पर जोर का वार किया, जिससे ये शदीद जख्मी होकर के जमीन पे गिर गया। जेफ द किलर का बहुत तेजी से खून बह रहा था और उसमें बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रही थी। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, अब ये यूं ही तड़प तड़प करके मर जाएगा। अरे चलो यहाँ से, यहाँ पर कोई आ रहा है, भागो। ग्रैनी को एहसास हो गया था कि यहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए ये फौरन से यहाँ से भाग गई। अरे इसको किसने मारा? लगता है उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग जेफ द किलर को ट्रैक कर रहे हैं। इसका खून तो बहुत तेजी से बह रहा है, आप इसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाएं, वरना ये तो मर जाएगा। मैं फौरन से ग्रैनी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाती हूँ। दादा और दादी भागते हुए यहाँ पर आ गए। इनको परेशान देख करके पुलिस चीफ ने इनसे पूछा, क्या हो गया, आप लोग इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हैं? हमारे पास अभी स्वीटू की कॉल आई थी, बात तो ठीक से नहीं हो सकी, मगर इतना समझ आ गया कि उन लोगों की जान को खतरा है। वो लोग तो सब कहीं घूमने गए हुए थे। हाँ, वो लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं और अब फोन नहीं उठा रहे। मैंडी और पुलिस चीफ ये सुनकर के परेशान हो गए। मैंडी सोच रही थी कि अब करना क्या है। डॉक्टर साहब और उनकी बेगम डैडी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के आ गए थे। इन्होंने डैडी को बेहोश किया हुआ था। डॉक्टर साहब की बेगम ने इनसे पूछा, इनकी बॉडी से क्या क्या निकालना है? सबसे पहले मैं इनको बीच में से खोल दूंगा। इनके लंग्स, किडनीज और हार्ट निकालने हैं और आंखें भी। दादा दादी मैंडी के साथ यहाँ पर पहुंच गए थे। स्वीटू का फोन तो मिल गया, मगर न जाने वो लोग सब कहाँ हैं। मैंडी ने कहा, इधर आए आप लोग फौरन। जब ये लोग वहां पे गए तो इन लोगों को अपनी गाड़ी नजर आ गई और सामने एक घर भी था। ये लोग समझ गए कि वो लोग वहीं पर होंगे। अरे वो रही मेरी गाड़ी। आगे देखें, मुझे एक घर भी दिखाई दे रहा है, यकीनन वो लोग वहीं पर होंगे। हम उधर जाकर के उन्हें ढूंढते हैं, मगर बहुत होशियारी से। डॉक्टर साहब ने डैडी का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था। वो उनका सीना खोल रहे थे। फिर अचानक घर में दरवाजे की बजने की आवाज आई। इस वक्त हमारे यहाँ कौन आ सकता है? गार्ड चेक कर लेगा, आप ऑपरेशन करें। डॉक्टर साहब फिर से ऑपरेशन करना शुरू हो गए।
ये दादा अब्बू थे जो जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब का गार्ड आ गया और उसने आकर के बोला, ओए अंकल, कौन हो तुम? किससे मिलना है? क्यों यहाँ का दरवाजा बजा रहे हो? अरे शुक्र कोई तो है यहाँ। भाई असल में मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे एक रात रुकने की जगह चाहिए, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? अच्छा, आपने एक रात रुकना है। मुझे पहले अपने बॉस से पूछना होगा। आप यहीं पर इंतजार करें। मैंडी और दादी पीछे छुप करके खड़े हुए थे। मैंडी ने दादी को दूसरी तरफ जाने को कहा और खुद ये गार्ड के पीछे छुप के जाने लगी। हाँ हाँ, तुम अपने बॉस से पूछ करके आ जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। मैंडी छुपके से गार्ड के पीछे आई और जोर से उसने गार्ड को मारा, जिससे गार्ड बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया। दादा आप दरवाजा खुलवाएं, मैं इसको घसीट के साइड में करती हूँ। बाकी लोग केज में बंद थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मम्मी सोच रही थी कि अब तक तो डैडी के कितने बॉडी पार्ट्स निकाल दिए होंगे उन्होंने। स्वीटू भी बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी। फिर अचानक यहाँ के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई यहाँ पर आ रहा था। लगता है डॉक्टर साहब की वाइफ अब किसी और को लेने के लिए आ गई हैं। मगर नहीं, ये तो दादी हैं। दादी ने इन सबको ढूंढ लिया था। स्वीटू ने कहा, शुक्र है दादी आप आ गईं। अरे तुम लोग को यहाँ किसने बंद किया है और मेरा बेटा कहाँ है? एक ईवल डॉक्टर डैडी को ऑपरेशन रूम में ले गया है। वो उनके सारी बॉडी पार्ट्स निकाल करके बेच देगा। आप हमें फौरन से यहाँ से आज़ाद करें। ये सुनकर के दादी की जान निकल गई, मगर इन्होंने फौरन से इन सबको आज़ाद करना शुरू किया। मैंडी इस मोटे गार्ड को घसीट करके दूर ले आई थी और उसकी गन भी फेंक दी थी। दादा अब्बू दरवाजा बजा रहे थे ताकि कोई गेट खोल दे। ये गार्ड कहाँ मर गया है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आप ऑपरेशन करते रहें, मैं देख करके आती हूँ कि कौन है। डॉक्टर साहब की वाइफ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फौरन से दरवाजा खोलने के लिए गईं। फिर उन्होंने जब दरवाजा खोला और सामने दादा अब्बू को देखा तो वो बोली, अरे कौन है आप और क्यों जोर जोर से दरवाजा बजा रहे हैं? माजरत चाहता हूँ, असल में मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकता हूँ? अरे ये हो क्या रहा है? ये लोग कैसे आजाद हो गए? तुमने इन लोगों को पकड़ा ही क्यों था? दादा अब्बू ने रख करके एक घूंसा मारा, जिससे ये गिर करके बेहोश हो गईं। ये लोग भाग करके मैंडी के पास पहुंच गए थे। मैंडी ने इनको कहा, दादी आपने तो कमाल कर दिया, आप लोग अब सब गाड़ी की तरफ जाएं। मैंडी यहाँ एक ईवल डॉक्टर है जो डैडी के बॉडी पार्ट्स निकाल रहा है, प्लीज उन्हें बचा लो। मैंडी ने देखा कि दादा अब्बू घर के अंदर चले गए। कहाँ रह गई ये? अरे कौन है गेट पर? बताओ तो। मुझे डिब्बा ला करके दो, मुझे बॉडी पार्ट्स अब बाहर निकालने हैं। इसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में दादा अब्बू आ गए, मगर उन्होंने अपने बेटे का जब ये हाल देखा तो वो डर गए। डॉक्टर साहब ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसका बाप हूँ, क्या किया तुमने इसके साथ? गन देख करके डॉक्टर डर गया और बोला, आप इसके बाप हैं? अच्छा, असल में इनकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं एक डॉक्टर हूँ, इनकी सर्जरी करके इनको ठीक कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया इसे? बोलो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, ये एक ईवल डॉक्टर है जो लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल करके उनको बेच देता है। डॉक्टर समझ गया था कि अब ये फंस चुका है और यहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं। मुझे ये बताओ कि अब तक तुमने इनके कितने बॉडी पार्ट्स निकाल दिए हैं? एक भी नहीं, मैंने तो बस अभी इनको खोला ही था। अच्छा, फौरन से इनको ठीक करो वरना गोली मार करके तुम्हारा भेजा बाहर निकाल दूंगी। ये लोग सब मैंडी और दादा अब्बू का इंतजार कर रहे थे। टूटू ने कहा, मम्मी एक गाड़ी में बैठ के हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, हमें उनका वेट करना चाहिए।
डॉक्टर साहब का गार्ड आहिस्ते आहिस्ते होश में आ रहा था। उसने आंखें खोल ली और फिर एकदम से खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? मेरी गन कहाँ है? ये लोग बाहर कैसे निकले? नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। गार्ड भागता हुआ यहीं पे आ रहा था। फिर टूटू की नजर उस पे पड़ गई। ए मम्मी, अब तो भागो यहाँ से, वो आ रहा है। गार्ड भागते भागते इनके करीब आया, मगर आगे आकर के रुक गया और आगे नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके थे। गार्ड ने जब ये देखा तो फौरन से यहाँ से भागा। मम्मी ने पुलिस चीफ को कहा, ये गार्ड बदमाश है, इसे पकड़ लें और डैडी अंदर है, उन्हें बचा लें। आप फिक्र नहीं करें, चलो पकड़ो उसे। डॉक्टर ने डैडी के खुले हुए सीने को फिर से बंद करके उस पर पट्टी लगा दी थी। डॉक्टर ने कहा, मैंने ठीक से सिलाई करके पट्टी कर दी है, अब ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। अरे ठीक है, तो ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा करके बेहोश किया था, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। ये बताओ कि बॉडी पार्ट्स निकाल करके बेचते किसको हो? एक लड़की आती है और वो लेकर के चली जाती है। कौन है वो लड़की और कब आएगी? लगता है वो लड़की आ गई। पुलिस वालों ने डॉक्टर साहब की वाइफ और गार्ड को पकड़ लिया था और उनको अपनी गाड़ी की तरफ लेकर के जा रहे थे। सबकी नजरें आसमान की तरफ थी क्योंकि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था। पुलिस चीफ हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। मैंडी और दादा अब्बू डॉक्टर साहब को पकड़ करके घर से बाहर लेकर के आ गए थे। दादा अब्बू ने डॉक्टर से पूछा, ये है वो लड़की जो तुमसे बॉडी पार्ट्स लेने आती है? ऊपर से इस लड़की ने देख लिया था कि नीचे तो पुलिस आ चुकी है और डॉक्टर साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लड़की मैंडी को बड़े गौर से देख रही थी। फिर इसने मैंडी को हाथ हिलाया और फिर यहाँ से ये चली गई। मैंडी इस लड़की को पकड़ना चाहती थी मगर वो यहाँ से चली गई। पुलिस चीफ ने इस लड़की को पहचान लिया। उन्होंने मैंडी को कहा, मैंडी, ये लड़की तो तुम्हारी, हाँ, ये मेरी ट्विन सिस्टर सैंडी है। सब घर वापस आ चुके थे। इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। पुलिस चीफ मैंडी और मम्मी से बातें कर रहे थे। जेफ द किलर अभी तक जिंदा है, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। टॉमी को उसके मामू लेकर के चले गए। ये बताइए कि डैडी कैसे हैं? हमने इनका हॉस्पिटल में चेकअप करा दिया था, सब ठीक है, मगर फिर भी ये बिस्तर पे लेटे हुए हैं और ठीक से खा भी नहीं रहे। पुलिस चीफ, जरा आप इसे समझाइए, हमारी तो सुन नहीं रहा ये। अरे आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं, हिम्मत कीजिए, शाबाश। नहीं, मुझे लगता है उस ईवल डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मेरे अंदर से कुछ तो बाहर निकाला है। हाँ, एक चीज है जो मुझे लगता है कि तुम्हारी वाकई निकाल दी है। क्या चीज? तुम्हारा दिमाग निकाल दिया है। क्या? ओह नो, मेरा दिमाग निकाल दिया। अरे नालायक, जो चीज तुम्हारे पास थी ही नहीं वो डॉक्टर कैसे निकालता? दादा अब्बू की बात सुनकर के सबको हंसी आने लगी। डैडी भी हंसने लगे। दोस्तों, ये थी सीजन 10 की स्टोरी नंबर 2 अपने आखिरी पार्ट के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।